तो यहाँ पर हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तक पढ़ लिया था, उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ अब यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह हमें देखने हैं उसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो जो पीछे हम लोगों ने चीजें समझी वो अगर हमारे दिमाग में है तो ये समझने में आसान रहेगा, ठीक है। और इसमें जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आप बस पढ़ना, याद रखना, क्योंकि अगर आप कहीं दूसरी जगह से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो वो वही निकल कर आएगा जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे बताया जा रहा है उसको बस वैसे ही पढ़ लेना और उसी तरीके से उसको याद रखना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई। तो नाम से ही थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब जो मैग्नेटाइज किया गया मटेरियल उसके अंदर जो इंटेंसिटी डेवलप हुई है वो उसकी बात ये यहाँ पर की जा रही, मतलब एक तरह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है उसी से रिलेटेड कुछ बात आपको बताई जा रही। तो इसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है लेकिन अपोजिट, और जो पैरा और फेरो है उसमें सेम डायरेक्शन में जनरेट होते हैं, वही डायपोल मोमेंट जब टर्न हो जाते हैं या डोमेन। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कितना डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना डायपोल मोमेंट। जैसे पैरामैग्नेटिक का था तो उसमें क्या था कि पहले डोमेन रैंडम थी, तब तो वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, लेकिन बाद में जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो टर्न हो गई एक डायरेक्शन में, तो वो सब जुड़ते चले गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है किससे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, the net magnetic dipole moment induced per unit volume of the material is called intensity of magnetization, that is I is equal to m upon v। तो m क्या है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ, और जो v क्या है वो है वॉल्यूम कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना यहाँ पर m जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये मतलब मेन तो यही फॉर्मूला है, ये बस आपको एक पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट बताया गया था, उसके लिए आपको ये समझाया जा रहा है, ठीक है। बस इसको ऐसे आपको समझ लेना है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोल स्ट्रेंथ एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग उस बात को लेकर चले थे, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एनसीईआरटी में पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लिया क्योंकि उससे समझने में आसान हो जाता है, चीजें हैंडल करने में आसान हो जाता है, तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को लिया गया। इसलिए आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में जो हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें हमने पोल स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस नहीं कराए थे, एक दो कराए भी थे तो उसमें भी हमने बता दिया था कि अगर पोल स्ट्रेंथ नहीं दिया जाएगा तो आप वहां पर क्या करेंगे, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये बस बता दिया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई आपने एक सब्सटेंस लिया या इस तरह से कोई भी आपने एक रॉड ले ली जिसका मान लिया क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसे है स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी लेंथ को ले लें 12 और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम कहते हैं ए, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा V इज इक्वल टू ए इंटू 12, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया और लंबाई, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सोचो कि इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुआ यानी कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो मान लिया m है, तो अगर हम टोटल m अपान टोटल v करें तो I मिल जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल m अपान टोटल v। तो ये ऊपर क्या लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो हमें पता ही है कितना लिखेंगे 2 ml, अगर हम पोल स्ट्रेंथ m ले रहे हैं, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू 12, तो यहाँ से आप देखो 2l हो जाएगा कैंसिल, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई a, मतलब यहाँ पर I और पोल स्ट्रेंथ में एक रिलेशन आ गया आपके पास। अब सोचो कि अगर हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, अब उसके अंदर जितना आई जनरेट होना था हो गया, मतलब जितनी डोमेन या जो वहां पर जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से जो कुछ भी टर्न होना था या जितने डायपोल टर्न होने थे जो कुछ होना था हो गया, यानी कि आई की वैल्यू तो फिक्स हो गई। एक बार जैसे कोई मैग्नेट बन गया तो उसमें फिक्स हो गया। अब जैसे मान लिया आपने कोई मैग्नेट ले लिया, सिंपल फेरोमैग्नेटिक से समझो आसान रहेगा, जैसे जो स्पीकर वगैरह होते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है वो परमानेंट होता है, तो अब वो परमानेंट मैग्नेट जितनी स्ट्रेंथ का है उतने तो रहेगा, ऐसा थोड़े कि रोज घटता बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं होगा, जो है फिक्स हो गया। मतलब एक बार उसको मैग्नेट बना दिया गया, अब उसके अंदर जितना पर यूनिट वॉल्यूम डायपोल मोमेंट जनरेट होना था हो चुका है, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो होना था वो हो गया। तो अब ये चीज हो गई कांस्टेंट,
तो फिर m किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a के। यानी कि अगर उस मैग्नेट को हमने ऐसे कट कर दिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। अगर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ऐसे अगर इसको कट किया तो चेंज नहीं होगा, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यही पॉइंट हम लोग डिस्कस किया था, यहाँ पर वो चीज प्रूव भी हो गई। यहाँ पर देखो तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी आई को कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए मेन डेफिनेशन क्या है, आई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर यूनिट वगैरह आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से यूनिट्स वगैरह भी पूछी जा सकती हैं, तो आप यहाँ पर देखो यूनिट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। ये एम्पियर क्या होता है, एम्पियर मीटर, और नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर, और यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, यहाँ से भी वही आएगा। तो आप सीधे याद कर लो उसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर, या फॉर्मूला याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या, ये हम लोगों ने क्या देखा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि जो वहां पर मैग्नेट है या जो सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों अलग अलग बातें। तो वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब जो सब्सटेंस था उसके अंदर कितना डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हुआ, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है ये उसकी इंटेंसिटी की बात की जा रही। तो एक्चुअल में एक रिक्वायरमेंट पड़ी, उस रिक्वायरमेंट के कारण इस क्वांटिटी को बनाया गया, स्पेशली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अगर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक कांस्टेंट से डिवाइड ही तो किया गया, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, अगर वो आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया, मतलब ये रेशियो जो है h के बराबर क्यों डिनोट किया गया। तो आप सोचो यहाँ पर कि जैसे मान लिया कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई भी सब्सटेंस रखा, तो अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे आप फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और एक यहाँ पर है साउथ पोल, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से अगर हम जैसे यहाँ पर कोई मटेरियल रखते हैं इसके पास में, ठीक है, तो पहले ऐसे समझ लो यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पर ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ऐसे कुछ लाइंस यहाँ से जनरेट हुई, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम लाइंस दिखा दे रहे हैं कि मान लिया ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इमेजिन कर लिया कि 6 लाइंस जनरेट हुई नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल रख दिया, तो आपने इसके अंदर यहाँ पर पूरे में एक मटेरियल रख दिया। अब आप खुद सोचो कि जैसे ही आप मटेरियल रखोगे तो ये जो मीडियम बीच का था, ठीक है, इस मीडियम में आपने एक मटेरियल रख दिया, तो वो मीडियम जो पहले था एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस था, तो वहां एक मीडियम दूसरा आ गया, समझ लो। अब वो मीडियम पैरामैग्नेटिक है या फेरो है या डाया है, जो भी है उसके हिसाब से वहां की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मतलब इस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड बदल गई ना। अगर आपने दो मीडियम रख दिए अलग अलग, मान लिया एक पैरा रख दो एक फेरो रख दो, तो पैरा में कुछ अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और फेरो में अलग तरह से। ये चीज हम पीछे समझ चुके हैं कि पैरा में कम अट्रैक्शन रहेगा, फेरो में वही चीज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगी। तो मतलब कुल मिला के ये तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों जो मीडियम है आधे आधे में अगर रख दिया गया तो आधे में कुछ और आधे में कुछ और फील्ड जनरेट हो जाएगी। अगर वही दोनों मेटेरियल हटा के डायमैग्नेटिक रख दो तो कुछ अलग ही कहानी हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे मीडियम बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी बदलती जा रही। लेकिन क्या यहाँ पर इससे निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस बदल रही, क्या ये बदल सकती हैं? नहीं बदलेंगी ना। अगर आपने मैग्नेट नहीं चेंज किया तो अगर उससे 6 लाइंस दिखाएगी तो 6 ही तो रहेंगी ना। तो उसे जैसे यहाँ पर हम डायमैग्नेटिक रखें चाहे फेरोमैग्नेटिक रखें चाहे कुछ भी रख दें, उससे क्या इस 6 के बजाय ज्यादा लाइंस निकलने लगेंगे, वो तो 6 ही निकलेंगे, वो तो इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसकी फील्ड तो लगातार बदलती जा रही है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया हमने एक सोलेनॉइड लिया, ठीक है। अब सोलेनॉइड का ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजीली वही क्वेश्चन भी है, वही हम समझाने जा रहे हैं। मान लिया यहाँ पर हमने करंट आई फ्लो करा दी। अब आई करंट फ्लो करा दी तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर जैसे सिंबल्स लिए गए, फ्री स्पेस के लिए बी नॉट लिया गया तो हमने बी नॉट ले लिया, ठीक है, बाकी है वो मैग्नेटिक फील्ड ही। अब आप सोचो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया गया था कि अगर यहाँ पर ये जो कॉइल है इसके अंदर हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड रख दें तो यहाँ पर ये बदल जाएगा। म्यू
इंडक्टेंस वगैरह में बताया था ना, तो कुल मिला के जैसे ही आप रखेंगे इसके अंदर कोई मटेरियल रखेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ये है ये नहीं रहेगी, फिर वो मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है वो हो जाएगी। लेकिन क्या उसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बदल गई है उसकी वजह से एक क्वांटिटी हम अगर डिफाइन करें बी नॉट अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू एन आई, ठीक है, तो ये तो चेंज हो रहा है, जैसा मटेरियल रखेंगे वैसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ एक क्वांटिटी डिफाइन कर लें बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो ये क्वांटिटी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड है, कौन कौन से, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ और करंट। अब आप सोचो यहाँ पर हम चाहे पैरामैग्नेटिक रखें, चाहे हम फेरोमैग्नेटिक रखें, चाहे हम डायमैग्नेटिक रखें, कोई भी सब्सटेंस रखेंगे, क्या उससे इन दोनों क्वांटिटीज पर कोई फर्क पड़ेगा? जैसे अगर हम 2 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे हैं तो 2 ही फ्लो करेगी, आप कोई भी सब्सटेंस रख दो। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ले चुके हैं 100 या 1000 जो भी लेना है, तो क्या आप यहाँ पर मटेरियल बदलोगे तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे ना। तो इसका मतलब ये वो क्वांटिटी है जो बदल जा रही, लेकिन ये वो क्वांटिटी है जो नहीं बदल रही। तो अंतर समझ में आया कि अगर हम इस क्वांटिटी को इमेजिन करें तो ये क्वांटिटी मटेरियल के साथ चेंज नहीं हो रही है, ये तभी चेंज होगी जिसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, अगर उसमें कुछ चेंज किया जाए तभी ये चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। तो इस क्वांटिटी को एक अलग सिंबल बना दिया गया H, और इसी को बोल दिया गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये बताने में आसान हो गया, जैसे हमने आपको बता दिया इंटेंसिटी इतनी है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, मतलब जो फील्ड हम लगा रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई इंटेंसिटी इतनी है, मटेरियल कुछ भी रखो इस पर कोई चेंज नहीं होना है, ये मीडियम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी एक इंट्रोड्यूस करनी पड़ी जिससे कि क्या रहे कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी मटेरियल रख रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि मटेरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही मीडियम की वो बदल रही, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग से क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो बस वही यहाँ पर आपको समझना था कि इस क्वांटिटी का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि अब आप 4 मटेरियल रखो, 10 रखो, यहाँ पर चाहे आप सभी रख दो, थोड़े में पैरा रख दो, फेरो भी रख दो, डायमैग्नेटिक भी रख दो, लेकिन उससे इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल जाएगी, लेकिन ये सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो बस ये रेशियो होता है B नॉट अपॉन म्यू नॉट H। Field in which a material is placed for magnetization is called magnetizing field. B naught, intensity of magnetizing field is defined as B naught upon mu naught. मैग्नेटाइजिंग फील्ड और नीचे क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बाकी यूनिट डायमेंशन आप निकाल ही सकते हैं H की जो भी यहाँ पर है, आप ऐसे उसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे जब निकाला गया तो फाइनली क्या आया, एम्पियर पर मीटर, और पीछे जो आपको I की यूनिट बताएगी वो भी यही, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं I और H दोनों सेम यूनिट और डायमेंशन के रहेंगे, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। बाकी सीजीएस लिख दिया गया, बट मैंने पहले भी बता रखा है कि आजकल जैसे जो पेपर आ रहा है उसमें ज्यादा सीजीएस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब उसी की इंटेंसिटी है, तो एक अलग ही क्वांटिटी है, तो आपको उसकी सीजीएस यूनिट यहाँ पर बता दी गई कि ऐसे ऐसे होती, और सीजीएस यूनिट का ये रिलेशन भी बता दिया गया, ठीक है, एम्पियर मीटर के साथ। इंटेंसिटी of magnetizing field H is independent of medium। तो ये भी पॉइंट यहां से क्लियर है कि जो इंटेंसिटी यहां पर है वो किससे इंडिपेंडेंट है, मीडियम से। तो नीचे ये पॉइंट लिख दिया गया है, ठीक है। और ये पॉइंट अभी हमने यहाँ पर पीछे डिस्कस भी किया कि जो H की वैल्यू है वो क्या आ रही है, Ni, ठीक है। मतलब अगर सोलेनॉइड के लिए देखें, ऐसे किसी चीज के लिए भी देख सकते हैं, तो वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अब ये पॉइंट अगर पहले डिस्कस करते तो समझ में नहीं आता, अब समझ में आ जाएगा आसानी से। हालांकि हम लोग यूज तो पहले से कर रहे हैं जब से मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर ये जो म्यू है वो है क्या, तो ये परमिबिलिटी टर्म जो है वो परमिएट से मिलकर बना हुआ है। परमिएट का मतलब होता है एंटर करना किसी चीज के अंदर। तो अब आप सोचो कि ये एक तरह से एक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही तो बता रहा है, और यही तो कहा गया था, दिस इज परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की प्रॉपर्टी बता रहा, और परमिएट टर्म का मतलब होता है एंटर करना। मतलब अगर हम बात करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो कितनी लाइंस उसके अंदर एंटर कर सकती हैं। तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी ना, डाया की, पैरा की, फेरो की। तो डाया मैग्नेटिक क्या करता है, वो लाइंस को रिपेल करता है, मतलब अपने अंदर ज्यादा एंटर नहीं करने देता है, ठीक है।
तो वो क्या करता है, नॉर्थ जिधर होता है उधर ही नॉर्थ डेवलप कर लेता है ना, तो वो लाइंस को रिपेल करना स्टार्ट करता है, यानी कि वो अंदर लाइंस को एंटर करने से रोकता है या कम लाइंस एंटर करने देता है। पैरामैग्नेटिक क्या करता है, वो लाइंस को अट्रैक्ट करता है, तो वो आराम से एंटर करने देगा, बट उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उसमें कम लाइंस एंटर कर पाएंगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, तो सारी लाइंस एंटर कर जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको 3 सब्सटेंस दिए जाएं और तीनों का आपको म्यू बता दिया जाए, ठीक है, तो आप म्यू देखकर जान जाएंगे। जैसे आपने एक बार म्यू की प्रॉपर्टी समझ ली कि परमिटिविटी का मतलब क्या है, तो आप इन चीजों को देखकर बड़े आराम से जान जाएंगे कि उसमें लाइंस एंटर करेंगी या नहीं करेंगी, वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर म्यू का पर्पज रहता है बताने का। तो एक तरह से ये मटेरियल के एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है कि अगर आपको उसकी परमिटिविटी पता है तो आप ये बता देंगे कि उसके अंदर लाइंस एंटर करेंगी या वो उन लाइंस को रिपेल करेगा, क्या करेगा, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक, लेकिन ये है कुछ और नहीं, ये पीछे जो था तो H बराबर बी अपान म्यू नॉट लिखा गया था, यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या हो गया, बी अपान एच हो गया, ठीक है, फॉर्मूला वही है। When a magnetic material is placed in a magnetizing field, the ratio of magnitude of total field inside the material B to that of intensity of magnetizing field, वही B upon H, is called magnetic permeability। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, in it measures the degree to which, डिग्री मतलब यहाँ पर अमाउंट से लिया गया है, ठीक है, कितने अमाउंट से, to which a magnetic material can be penetrated or enter, मतलब जो लाइंस हैं वो कितनी उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी या एंटर करेंगी बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वही तो बता रहा है, यही चीज तो हम लोगों ने समझ ली। तो अब वो चीज समझ में आ गया था, हमें पैरा, फेरो और डाया की प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी, इसलिए आसानी से समझ में आ गया कि ये म्यू है क्या एक्चुअल में, ठीक है। बस एक तरह से आप समझ लो कि वो मटेरियल का एक कैरेक्टर बताता है कि वो ऐसा है, पैरा है या फेरो है या डाया है, या उसके अंदर कितनी लाइंस एंटर करेंगी या नहीं करेंगी। बाकी आप जैसे यहाँ पर यूनिट निकाल दी गई, डायमेंशन निकाली गई, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ से निकालो, ये तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। म्यू तो जहां जहां भी आया, जैसे हम लोगों ने बायोसेवरला पढ़ा वहां भी तो म्यू आया था, वहां पर भी तो आपको डायमेंशन बताया गया था, पूछा भी क्वेश्चन आपके यहाँ, तो कहीं से भी आप यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, दोबारा फिर लिख दिया गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, म्यू इक्वल टू बी अपान एच, और यहाँ लिखा गया म्यू नॉट बी नॉट अपान एच। देखो एच दोनों जगह सेम है, ठीक है, एच नहीं चेंज किया गया, कि जो इंटेंसिटी है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वो तो वही है, लेकिन अगर आपने मटेरियल बदल दिया, मान लिया कोई मटेरियल रख दिया, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मीडियम हो गया। ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उस फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हो गई, लेकिन एच में तो कोई चेंज आएगा नहीं। वही अभी आपको बताया गया ना कि आप यहाँ पर अगर फ्री स्पेस रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जनरेट हो रही, और ये तो जो ये लाइंस जनरेट कर रहा उसकी इंटेंसिटी तो एच ही रहेगी ना, और अगर आप इसको हटाकर यहाँ कोई मीडियम रख दो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट हो जाएगी, लेकिन एच पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एच दोनों जगह सेम रखा गया। तो फिर अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी निकालें तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, म्यू अपान म्यू नॉट, तो अगर हम म्यू अपान म्यू नॉट करेंगे तो एच तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, बी अपान बी नॉट। तो चाहे म्यू अपान म्यू नॉट से म्यू आर निकाल लो, चाहे बी अपान बी नॉट से निकाल लो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टेट में, वहां पर पढ़ा था परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या पढ़ी गई थी, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे यहाँ पर म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, बस एप्सिलॉन आर को वहां पर एक और नाम दे दिया गया था, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी कुछ वैसा ही है जैसा परमिबिलिटी है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज समझने में आपको सिमिलर ही लगेगा, बट ये थोड़ा सा अलग पॉइंट बताता है। जैसे परमिबिलिटी हमें बताता है कितनी लाइंस उसमें परमिएट मतलब एंटर कर पाएंगे, ये हमें क्या बताता है, ससेप्टिबिलिटी जो है ये हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल का मतलब जो अफेक्ट हो सके दूसरे से, मतलब कितना वो अफेक्ट हो सकता है किसी दूसरे से। तो एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज्यादा ससेप्टिबल होगा, मतलब उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इजिली हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो ये रेशियो डिफाइन करता है आई अपान एच का, जबकि जो म्यू था वो बी अपान एच को डिफाइन कर रहा था, और ये आई अपान एच को कर रहा है। मतलब बी क्या है, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, और आई क्या है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो एक तरह से अगर डायपोल मोमेंट जनरेट होगा तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड ही तो जनरेट हो रही। तो ये बस डायपोल मोमेंट के टर्म में आपको ये चीज बता रहा है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, कैसे किया गया है,
इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबल है इसको CHI मतलब काई पढ़ते हैं, चाई मत पढ़ना, पढ़ने को पढ़ लो क्या करना, ठीक है, कौन सा तुम्हें, लेकिन काई पढ़ा जाता है इसे। तो ये ससेप्टिबिलिटी है, काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच। दिस इज द रेशियो ऑफ intensity of magnetization, that is I, and divided by magnetic intensity, that is H, and it is a measure of how a magnetic material respond to an external magnetic field। मतलब जो external magnetic field है उसमें कैसा response आपको मिल रहा है वही ये डिफाइन करता है। जैसे आप सोचो आपको दो मटेरियल्स हो और उनके लिए I की वैल्यू बता दी जाए, एक 1 और एक 2। अब आपको ये वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मान लिया ज्यादा है 1 की और 2 की वैल्यू कम है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर हम सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब एक मान लिया एक सेम सोलेनॉइड हो, उसमें हम इन दोनों मटेरियल्स को रख दें, तो सोलेनॉइड अगर वही है तो उसमें करंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सब सेम होगा, यानी कि उसका H सेम रहेगा। अब उसमें हमने दोनों मटेरियल्स को रख दिए, तो अगर यहाँ पर हमने कह दिया इसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है, तो किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा जनरेट होगा, इसमें, क्योंकि अगर ये H दोनों के लिए सेम है तो जिसका काई ज्यादा होगा उसमें I की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। लार्ज वैल्यू ऑफ काई इंप्लाइज दैट द मटेरियल इज मोर ससेप्टेबल टू द फील्ड एंड हेंस कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड। साथ में आप देखो लिखा गया है यूनिटलेस एंड, क्यों ऐसा है, क्योंकि I की भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है और H की भी यूनिट है, तो दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशन जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये रिलेशन हमें डायरेक्टली याद करनी है और इससे रिलेटेड भी ये जो रिजल्ट निकालेंगे उनको भी। जैसे ये रिजल्ट हमने याद कर लिया कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। अब I इज इक्वल टू क्या है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, तो I इज इक्वल टू काई इंटू एच हो जाएगा। अब काई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से म्यू आर माइनस 1 लिख दिया गया आगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, और फिर इसे ओपन कर दिया गया और म्यू आर को लिख दिया गया म्यू अपॉन म्यू नॉट, अभी पीछे बताया गया, तो म्यू आर की जगह म्यू अपॉन म्यू नॉट और साथ में एच से मल्टीप्लाई किया गया। अब आप जरा देखो म्यू इंटू एच को हम क्या लिख सकते हैं, बी, और बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रिजल्ट ऐसे भी यूज किया जा सकता है, ऐसे भी यूज किया जा सकता है, और ये रिजल्ट यूज किया जा सकता है, तो मतलब इसमें से कोई भी रिजल्ट आपसे यूज कराया जा सकता है। तो I इज इक्वल टू काई इंटू एच, या फिर म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, या फिर बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच, ये डिपेंड करेगा कौन सा डेटा आपको दिया गया है, उसका यूज करके आप यहाँ निकाल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर कर लेंगे, हालांकि यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा नहीं गया, बट अभी नीट 2020 में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसका एक पार्ट जो था 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट पूछा गया था नीट में। वैसे थ्योरेटिकल वगैरह क्वेश्चंस कभी कभार पूछे गए इससे, तो इधर कुछ सालों में मैंने देखा है इससे ज्यादा नहीं, वो नीट में एक बार अभी 2020 में पूछ दिया गया, बट ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे गए। बट पहले कई बार क्वेश्चन जैसे इसमें एक आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा, तो वो क्वेश्चन एक मतलब 2006, 7, 8 में लगातार पूछा गया, तीनों साल वही सेम ही क्वेश्चन, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो पूछने को कहीं से भी पूछा जा सकता है। बाकी ज्यादातर जैसे मैंने बताया था कि अभी इस समय का जो पेपर आप देखो तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं पहले चैप्टर से और एसी से, मतलब अगर आप 2000 इधर 21, 22, 23 के पेपर देखो तो वहां से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं एसी से, या तो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन इन्हीं दो चैप्टर से आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन में वो कवर तो पूरा कर सकता है, ठीक है, कुछ भी, जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है कि वहां से एक छोटा सा चैप्टर है, बट उसमें थोड़े से फॉर्मूले रहेंगे, वो तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, बट वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन 10 क्वेश्चन में कवर बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कुछ भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आया, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने कराया था वही आया था, उससे पहले भी जो क्वेश्चन थे वो सब थ्योरेटिकल थे, मतलब सिंपल क्वेश्चन, देखो टिक कर दो, ठीक है, तो क्वेश्चन इजी थे जब भी पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। रिजल्ट जैसे अगर नहीं याद हो रहा तो एक फॉर्मूला जैसे आप याद कर लो यहाँ पर, अब एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया अगर, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने मान लिया ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है, और ये बेसिक वाले फॉर्मूले याद हैं, तो इसको कैसे डराइव किया गया उसको याद कर लो, जरूरत पड़ने पर उसको अपना कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब
अब जैसे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देखो कि लिखा गया है ऊपर बी नॉट क्या है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर से आपने लगाया, और बी क्या है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल जो जनरेट हुई जो टोटल, ठीक है। तो आप देखो कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो फील्ड लाइंस को रिपेल कर देता है, दूर भगा देता है। तो आप ऐसे सोचो इसमें उल्टा फील्ड जनरेट होती है ना, तो अगर नेट फील्ड देखोगे तो बाहर से तो कम हो जाएगी। जैसे बाहर से फील्ड ऐसे जनरेट हुई और अंदर इसके उल्टा फील्ड जनरेट हुई, कौन सा मटेरियल है ये, डायमैग्नेटिक, तो अंदर फील्ड बाहर से क्या हो जाएगी, कम। जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पोलराइजेशन में कॉन्सेप्ट बताया गया था कि पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है तो उसके अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, तो वैसे यहाँ पर कि डायमैग्नेटिक में उल्टा फील्ड जनरेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी और बाहर ज्यादा होगी, दैट इज बी इज लेस देन बी नॉट। अगर हम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो बाहर से ही तो खींचा है उसने, तो यहाँ पर ज्यादा क्यों हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ पर एक तो लाइंस नजदीक दिखाई गई ना, तो उसी से क्लियर है कि यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगी। और ज्यादा कैसे हो जाती, क्योंकि बाहर की फील्ड अंदर एंटर कर रही, लेकिन साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि जो डाइपोल्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं ना, तो वो डाइपोल भी तो सारे जुड़कर मैग्नेटिक फील्ड ही तो जनरेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बी ग्रेटर देन क्या होगा, बी नॉट। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, उसमें डोमेन्स होती हैं, तो वो डोमेन्स पहले तो रैंडम ओरिएंटेशन में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आपने फील्ड अप्लाई किया तो वो उसी डायरेक्शन में घूम गई, तो उनका डाइपोल मोमेंट भी जुड़ जाएगा, बाहर की लाइंस को भी वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की फील्ड से बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में इंटरनल फील्ड कम होगी एक्सटर्नल से, लेकिन पैरा में ज्यादा होगी और फेरो में बहुत ज्यादा फील्ड होगी। तो समझ में आ गया ना ये पॉइंट, ठीक है, कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पीछे उन्हीं के बेसिस पर समझ में आ गया कि ये तो फील्ड लाइन को दूर भगा रहा है तो इसमें कम हो जाएगा, ये खींच रहा है, ठीक है, लेकिन धीम मतलब वीकली खींचता है तो ज्यादा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली खींचेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी एक्सटर्नल